Hello students, welcome to AGIS. So today we are going to study or learn about the subject polity. Now first of all we should know about the importance of polity for the preparation of the UPSC, because this subject carries lot of weightage in the preparation of UPSC. अब क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है इसलिए इसको हम इम्पोर्टेंटली स्टडी भी करेंगे, इसको समझेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यूपीएससी में पूछे जाने वाले हर साल के सवाल में प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से, एंड दैट इज़ वाई यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। 15 to 20 मतलब 30 मार्क्स आपके हाथ में, या 40 मार्क्स तक के कभी कभी आपके हाथ में हो सकते हैं केवल इस एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड से। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इवन मोर देन 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 22 से 24 क्वेश्चंस भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 14 से 20 क्वेश्चन के आसपास लगभग इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट की खासियत ये है कि अगर आपने इस पर एक बार कमांड कर लिया, क्योंकि ये मोर स्टैटिक इन नेचर है, खास करके आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है, तब जब आप इसका रिवीजन करें और इस पर कमांड बनाए रखें। सो सबसे पहले तो यूपीएससी में इस सब्जेक्ट से लगभग 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी। अब पॉलिटी में हम जनरली बेसिक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में एक बेसिक लॉ है, और हम इसको कह सकते हैं कि इट इज फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ, अब जैसा कि फंडामेंटल लॉ नाम से ही लग रहा है कि ये एक ऐसा बेसिक लॉ है, नींव है ये लॉ का, किसी भी विधि व्यवस्था का नींव है। इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कोई गवर्नमेंट गवर्नेंस सही तरीके से कर सके। या हम इसे कह सकते हैं कि इट इज लॉ ऑफ द लॉज, यानी जितने भी कानून हैं उन सब के लॉ के रूप में ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू कैन आस्क मी कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एसेंशियल पार्ट। जरूरी नहीं है कि हर तरह के गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो ही। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं मोनार्की है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही, बट फॉर डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम कि कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। अब ये बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, इट इज ऑल्सो सेड लॉ ऑफ द लॉज। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट फंडामेंटल लॉ होता है अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन स्टेट इज गवर्न्ड। एक ऐसा फंडामेंटल लॉ है कि जिसके बेसिस पे या जिसके आधार पे कोई नेशन स्टेट गवर्न करता है। अब इसकी खासियत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना रहे तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं रहेगा। अब जब गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन नहीं रहेगा तो वो आर्बिट्रेरली एक्ट कर सकता है, टायरेनिकल हो सकता है। जबकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें फ्रेमवर्क डिफाइंड है, उसमें लॉज डिफाइंड है, उसके पेरीफेरी के अंदर में ही रहते हुए कोई गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। बिकॉज अगर बियॉन्ड गई तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन कैरेक्टर, और उसके आधार पे इवन गवर्नमेंट के खिलाफ में एक्शन हो सकता है और वो भी अपना एग्जिस्टेंस खतरे में पा सकती है। सो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस क्रिएट करता है, लिमिटेशंस क्रिएट करता है, या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द गवर्नमेंट, इट लिमिट्स द गवर्नमेंट। अब क्योंकि एक लिमिटेशन क्रिएट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को टायरेनिकल या एनार्किक होने से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर रहते हैं। अब इतना ज़्यादा पावर के बाद हम वैसे ही जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पावर करप्ट्स द पीपल एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स द पीपल। मतलब अगर शक्ति है आपके पास तो इस बात की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार होगा। और अगर अत्यधिक शक्ति है
अपार शक्ति है, तो उस कंडीशन में तो भ्रष्टाचार होने की संभावना बिल्कुल है, निहित है कि होना ही है। और ऐसे में क्योंकि एक गवर्नमेंट के पास लगभग एब्सोल्यूट पावर होता है, उस एब्सोल्यूट पावर में लिमिटेशंस क्रिएट करने का काम ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होते कितने प्रकार के। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में दो तरह के होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बार बार पढ़ते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है रिटेन एंड दूसरा अनरिटेन। नाउ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब इसमें से भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देख रहे हो तो आपको यह लग सकता है कि अनरिटेन यानी कोई चीज लिखा हुआ नहीं है बट स्टिल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। अनरिटेन डजंट मीन कि कोई चीज लिखा हुआ नहीं है पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये कैसे संभव है? लिखा हुआ तो होता है बट दोनों के प्रोसीजर में फर्क होता है। फर्क ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के होने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत बड़ा रोल होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि ये होता ही नहीं है। जबकि यहां पे मस्ट है कि देयर विल बी और देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज रेस्पॉन्सिबल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम बुलाते हैं, बैठक होती है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, आपस में सहमति के आधार पर कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिसको हम बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सपर्ट्स बैठे, कई तरह के लीडर्स बैठे, उन्होंने फिर सेट ऑफ रूल्स तैयार किया और फिर हमने 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को पाया या बनाया। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होने का प्रावधान नहीं होता है, एक चीज। दूसरा कि क्योंकि ये बनाया हुआ रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, तो इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अर्थात इसके लॉज इजीली इंप्लीमेंटेबल भी हो सकते हैं एंड अमेंडेबल भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम रिजिडली इंप्लीमेंटेबल एंड रिजिडली अमेंडेबल हो सकते हैं इनके लॉज, यानी इनको हम आसानी से बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको कि हम इजीली बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझें तो फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, टैक्सेस, दीज आर पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट इजी टू अमेंड दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि हमारे यहाँ ही सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज या टेरिटरी को जब हम कोई ले रहे हैं, ऐसे किसी भी लॉज को या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हम इजीली अमेंड कर सकते हैं। अब ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर्टी। अब आइए अनरिटन में। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं बनाया जाता है, ये एक सेट ऑफ रूल्स तो होता है किंतु किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको नहीं बनाया जाता है और इस कारण से यहां पे किसी भी तरह के अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाने वाले कोई भी अमेंडमेंट को हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इजीली अमेंडेबल होता है, इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडेबल होता है, इजीली आसानी से हम इसको बदल सकते हैं। क्योंकि ये इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है, यहां पे रिजिडिटी नहीं होती है। ऐसे में जहां कहीं भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे जनरली पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हियर एज वी ऑल नो दैट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन the amendment procedure is very easy in comparison to written constitution, and that is why parliament can amend any part of the constitution in a very easy sense or in a very easy way, and that is why parliament is supreme. However, in written constitution the constitution is supreme. Constitution is supreme means whatever you will do it will be done under the preview of the constitution. जो लॉ के अंदर है उसी के आधार पे आप कर सकते हो, उससे बाहर जाके नहीं कर सकते हो। सो ये इजीली एंड अमेंडेबल होता है, जबकि ये इजीली एंड रिजिडिटली दोनों तरह से होता है, यानी ये आसानी से भी किया जा सकता है इसके कुछ सेक्शन को और कुछ सेक्शन को
मुश्किल से किया जा सकता है, यानी ये इतना आसान नहीं है, यानी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ चीजों में सिंपल मेजोरिटी की, यहाँ पे ज्यादातर सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन आपको एग्जाम्पल मिलेगा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट यूके's पार्लियामेंट इज मोस्ट सुप्रीम पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, and it is said that in UK parliament is the supreme institution। ऐसा कहा जाता है यूके के पार्लियामेंट के बारे में कि यूके का पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, व्हाट इट कैन नॉट डू इज ओनली थिंग दैट इट कैन नॉट कन्वर्ट अ मेल इनटू अ फीमेल एंड फीमेल इनटू अ मेल। यानी कि इतना ज्यादा पावरफुल कहा जाता है यूके के पार्लियामेंट को कि ये कुछ भी बदल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कुछ भी लॉ ला के तब्दीली कर सकता है। जबकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसी के अपोजिट में आप देखोगे तो वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, पर वो भी आपको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीव्यू में अंदर रहते हुए, उसके लिमिटेशंस में रहते हुए, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। और यहां पे क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज बेसिक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस वी विल slowly learn about the different parts of the constitution. So thank you.